For select your own subtitles, please follow the steps. हमारे देश में बहुत से काबिल बच्चे ऐसे हैं जो पैसे की कमी के कारण कंप्यूटर कोर्स नहीं कर पाते। हम क्वालिटी डिटेल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें उपलब्ध कराना चाहते हैं। यदि आप हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो यूट्यूब की एल्गोरिदम इन वीडियो को उन तक पहुंचा देगी। आपका ये छोटा सा प्रयास बहुत से लोगों की जिंदगी बदल सकता है। इस वीडियो में हम ये वाली दीवार बनाएंगे और टेक्सचर के अंदर नॉर्मल मैप, बम्प मैप और डिस्प्लेसमेंट मैप के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलने वाली है। मटेरियल में काम करते टाइम बहुत से ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनके पीछे का लॉजिक हमें पता होना चाहिए। दोस्तों, अगले कुछ वीडियो में हम मटेरियल के इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट्स और एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे और मटेरियल को बनाने के दौरान उनके पूरे स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, वीरे की खुद की अपनी मटेरियल लाइब्रेरी है। हम वहां से मटेरियल को डायरेक्ट उठा सकते हैं। इसके अलावा हम किसी बने बनाए मटेरियल को इंपोर्ट कर सकते हैं और उस मटेरियल में हमें किसी प्रकार का कोई चेंज करना है तो उस मटेरियल को खोलकर उसके अंदर पर्टिकुलर जगह पर जाकर हम चेंज कर सकें। तो अगले कुछ वीडियो में हमारा मकसद केवल मटेरियल को सही से समझने का रहने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए, इस वीडियो में हम एक ब्रिक वॉल बनाते हैं। इसके लिए व्यू पोर्ट में एक बॉक्स बनाते हैं। इसकी लेंथ रखते हैं 10, विड्थ रखते हैं इसकी 60 और हाइट रखते हैं 40। दीवार को ठीक से देख पाए इसलिए इस सीन को थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। अब मटेरियल एडिटर विंडो को खोल लेते हैं। पहले मटेरियल स्लॉट में फिजिकल मटेरियल की जगह वीरे मटेरियल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस पर ब्रिक टेक्सचर इंपोर्ट करने के लिए डिफ्यूज में जाओ, यहाँ से मैप में स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आओ। यहाँ पर आपको वीरे मिलेगा। इसके अंदर वीरे बिटमैप है, इसको सिलेक्ट कर लो। अब बिटमैप में टेक्सचर इंपोर्ट करने के लिए इस बटन को दबाओ, फिर टेक्सचर को नेविगेट करके उसे इंपोर्ट कर लो। एक बार इस मटेरियल को थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं कि अभी कैसा दिख रहा है। चलो अभी इसे बंद कर देते हैं। अब नीचे आओ, यहाँ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर ब्लर का अमाउंट कर दीजिए 0.5। वापस ऊपर आइए, यहाँ से बाहर निकलिए। रिफ्लेक्शन में टेक्सचर को इंपोर्ट करने के लिए उसके सामने वाले बटन को दबाइए। यहाँ पर वी रे बिटमैप के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। टेक्सचर इंपोर्ट करने के लिए इस बटन को दबाइए। फोल्डर को नेविगेट कीजिए। यहाँ पर ब्रिक स्पेकुलर नाम की इमेज है, इसे रिफ्लेक्शन में इंपोर्ट कर लीजिए। ये इमेज इसी टेक्सचर का ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन है। फोटोशॉप में इसे ब्लैक एंड व्हाइट किया गया है और लेवल में जाकर इसे थोड़ा सा डार्क कर दिया है। अब इस इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। नीचे कोऑर्डिनेट में जाके इसके ब्लर अमाउंट को 0.5 कर देते हैं। अब यहाँ से बाहर आइए, रिफ्लेक्शन में ग्लोसीनेस का अमाउंट 0.8 कर दीजिए। अगर व्यू पोर्ट में ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है तो उसे सेलेक्ट कर लीजिए और ये मटेरियल उस पर अप्लाई कर दीजिए। ये टेक्सचर अभी इस पर इस प्रकार से नजर आ रहा है। इससे पहले कि इसे रेंडर करके देखें, यहाँ एक वीरे लाइट सोर्स लगा लेते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और मटेरियल विंडो को साइड में शिफ्ट कर देते हैं। अभी लाइट सेलेक्ट है तो लाइट के मॉडिफायर में जाइए, इसका मल्टीप्लायर घटाकर 10 कर देते हैं। अब रेंडरिंग विंडो खोलकर सीन को रेंडर कर लेते हैं। रेंडर के बाद देख पा रहे हैं कि दीवार फ्लैट नजर आ रही है। रेंडरिंग विंडो को मिनिमाइज कर देते हैं। अभी हमने इस मटेरियल के डिफ्यूज और रिफ्लेक्शन में ही टेक्सचर को अप्लाई किया है। यहाँ पर साइड में इस मटेरियल का बम्प मैप दिया हुआ है। इस दीवार में खुरदरापन ऐड करने के लिए इसी ब्रिक वॉल का नॉर्मल टेक्सचर इस पर अप्लाई करेंगे। उसके लिए बम्प के सामने ये जो बटन है उसे दबाइए। वीर के अंदर आपको वीर नॉर्मल मिलेगा, इसे एक्टिव कर लीजिए।
इसमें ऊपर नॉर्मल मैप दिया हुआ है। इसके द्वारा आप मटेरियल मैप ब्राउजर खोलिए, इसमें वीरे बिटमैप अप्लाई कीजिए और बिटमैप में जाकर टेक्सचर नेविगेट कीजिए। इसी ब्रिक टेक्सचर पे नॉर्मल टेक्सचर है, आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ से बाहर आइए, यहाँ पर ये जो मैक्सिमम डेप्थ दी हुई है इसे घटाकर 5 कर दीजिए। अब रेंडरिंग विंडो को खोलिए और सीन को रेंडर कर दीजिए। रेंडर कंप्लीट हो गया है। अब इन दोनों इमेज को कंपेयर करेंगे। पहली इमेज को रखते हैं ए, दूसरी इमेज को रखते हैं बी। इसे ठीक से देखने के लिए थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। दूसरी इमेज पहली इमेज के मुकाबले खुदरी नजर आ रही है, लेकिन दोनों में फर्क बहुत कम नजर आ रहा है। चलिए रेंडरिंग विंडो को मिनिमाइज कर देते हैं। बम्प में जाकर इसके अमाउंट को 30 से बढ़ाकर 50 कर देते हैं। मैप में अंदर की तरफ जाकर नॉर्मल मैप को 1 से बढ़ाकर 5 कर देते हैं। अब यहाँ से बाहर आ जाते हैं, रेंडरिंग विंडो को खोलते हैं, इस इमेज को एक बार फिर रेंडर करते हैं। रेंडर पूरा हो चुका है। इस इमेज को पहली इमेज के साथ कंपेयर करके देखते हैं। नॉर्मल मैप ने ब्रिक टेक्सचर को एनालाइज करके सरफेस को उसकी रफनेस के हिसाब से उभार दिया है, जिससे कि दीवार का सरफेस प्लेन की बजाय 3D नजर आ रहा है। रेंडरिंग विंडो को मिनिमाइज कर दीजिए। आपने देखा होगा ब्रिक जो है दीवार में थोड़ी बाहर की तरफ निकली होती है। इन ईंटों को बाहर की तरफ निकालने के लिए इस ऑब्जेक्ट पर हम वीरे डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर अप्लाई करेंगे। वीरे डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर आपको यहाँ वीरे टूल में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेन्यू बार में मॉडिफायर के अंदर सबसे नीचे वीरे दिया है, इसमें भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मॉडिफायर लिस्ट से भी अप्लाई कर सकते हो। अभी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, इसमें वीरे डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर अप्लाई कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर में यहाँ कॉमन पैरामीटर में टेक्सचर मैप दिया हुआ है। यहाँ पर अभी कोई टेक्सचर अप्लाई नहीं है। मटेरियल मैप ब्राउजर खोलने के लिए इस बटन पर क्लिक कीजिए। वीरे की जगह जनरल को ब्राउज कीजिए। इसमें से बिटमैप को सिलेक्ट कर लीजिए। अब टेक्सचर को ब्राउज कीजिए। ये इसी टेक्सचर का डिस्प्लेसमेंट टेक्सचर है। आप इसे सेलेक्ट करके इसे ओपन कर लीजिए। डिस्प्लेसमेंट के मॉडिफायर में अमाउंट के आगे भरिए 0.25 सेंटीमीटर, या जितनी आपकी सीन में जरूरत हो उतना अमाउंट भर दीजिए। अब रेंडरिंग विंडो खोलिए, एक बार फिर इस इमेज को रेंडर करिए। ये इमेज अब रेंडर हो गई है। इस इमेज को सबसे पहली इमेज के साथ कंपेयर करके देखते हैं। पहली इमेज के मुकाबले में हम देख पा रहे हैं ब्रिक बाहर की तरफ उभरी हुई है, सरफेस में खुरदरापन भी पर्याप्त मात्रा में है, और ये पहली इमेज के सामने एकदम रियल लग रही है। इस मटेरियल को बनाने में केवल डिफ्यूज, रिफ्लेक्शन और नॉर्मल बम्प मैप का ही प्रयोग किया गया है। और ब्रिक की मॉडलिंग के लिए हमने ऑब्जेक्ट में वीरे डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर का यूज किया था। चलिए अब थोड़ा नॉर्मल मैप के बारे में डिटेल से बात करते हैं। पहले हम ऑब्जेक्ट पर बम्प के लिए ग्रे इमेज का यूज करते थे। जो जितना ज्यादा सफेद हिस्सा होता है वो उतना ज्यादा बाहर की ओर उभरा हुआ नजर आता है, और जो जितना ज्यादा काला हिस्सा होता है वो उतना ज्यादा अंदर की ओर नजर आता है। तो बम्प मैप इसी तरीके से काम करता है, ये एक प्रकार का इल्यूजन क्रिएट करता है। उस इल्यूजन के कारण चीजें हमें बाहर की ओर उभरी हुई नजर आती हैं। इसी बम्प मैप का एडवांस वर्जन है नॉर्मल मैप। अब इसे हम नॉर्मल मैप क्यों कहते हैं? जब हम एडिट पॉली में काम करते हैं तो आपने नॉर्मल शब्द सुना होगा। नॉर्मल पॉलीगन के उस वाले सरफेस को कहते हैं जो विजिबल होता है। पॉलीगन का बैक एरिया हमें दिखाई नहीं देता। यदि हम किसी बॉक्स को एडिट पॉली में कन्वर्ट कर दें तो उस बॉक्स की बाहर की सतह को हम चारों ओर से देख सकते हैं, लेकिन हम उसी बॉक्स के एक पॉलीगन को डिलीट कर दें तो अंदर का सरफेस हमें नजर नहीं आएगा, क्योंकि पॉलीगन के अंदर वाले सरफेस का नॉर्मल ऑन नहीं है।
यानी कि जो सरफेस हमें नजर आते हैं उनका नॉर्मल ऑन होता है। ये तो हुई इसका नाम नॉर्मल क्यों पड़ा इस बारे में बात। अब बात करते हैं नॉर्मल मैप काम कैसे करता है। 3D में तीन डायमेंशन होते हैं, एक्स वाई जेड। और कलर में तीन प्राइमरी कलर होते हैं, आर जी बी। नॉर्मल मैप के अंदर आर एक्स एक्सिस को प्रेजेंट करता है, जी वाई एक्सिस को प्रेजेंट करता है, और बी जो है वो जेड एक्सिस को प्रेजेंट करता है। कोई भी आर्टिस्ट कैनवस पर कोई भी इमेज बनाता है जो एकदम रियल लगती है, तो उस इमेज को 3D लुक देने के लिए वो कलर के शेड का प्रयोग करता है, जिससे हमें इल्यूजन होता है कि ऑब्जेक्ट पर किस दिशा से लाइट पड़ रही है। तभी वो ऑब्जेक्ट हमें 3D या उभरा हुआ नजर आता है। तो नॉर्मल मैप क्या करता है, इमेज में ये कैलकुलेट करता है कि इस ऑब्जेक्ट पर लाइट किस दिशा से पड़ रही होगी। एक्स एक्सिस पर ट्रैवल करने वाली लाइट को वो रेड कलर से प्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस पर ट्रैवल करने वाली लाइट को वो ग्रीन कलर से प्रेजेंट करता है। सामने जहाँ कैमरा होता है उसे डेप्थ समझकर उसे ब्लू कलर में दिखाता है। यही वजह है कि नॉर्मल मैप ज्यादातर ब्लू कलर का दिखाई देता है। बम्प मैप की तरह नॉर्मल मैप भी इल्यूजन क्रिएट करता है, मॉडल नहीं बनाता। इसलिए गेमिंग इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल मैप का यूज होता है, क्योंकि वहां पर लाइव रेंडरिंग चल रही होती है, और लाइव रेंडरिंग के दौरान एक्चुअल मॉडल को रेंडर करना आसान नहीं होता। इसलिए वहां पर टेक्सचर का यूज किया जाता है, और टेक्सचर को 3D लुक देने के लिए नॉर्मल मैप का यूज किया जाता है। चाहे बात गेमिंग की हो या मूवी इंडस्ट्री की, जहां पर टेक्सचर से काम चल जाता है वहां मॉडलिंग की क्या जरूरत है। चलिए अब नॉर्मल मैप टेक्सचर कैसे बनाया जाता है ये जानते हैं। ब्रिक वॉल की जो ओरिजिनल इमेज है उसे फोटोशॉप में खोल लेते हैं। अब इस इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए और कंट्रोल शिफ्ट के साथ बी दबाइए और इसे ओके कर दीजिए। इस इमेज में ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए कंट्रोल एल दबाकर और इस स्लाइडर के द्वारा ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में कंट्रास्ट को बढ़ा दीजिए। इसके बाद फिल्टर में जाइए, 3D में जाइए, यहाँ से जनरेट नॉर्मल मैप को सिलेक्ट कर लीजिए। नॉर्मल मैप की विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर लाइव डिस्प्ले दिया हुआ है। साइड में तीन ऑप्शन दिए हैं, लो, मीडियम, हाई। ये तीनों ऑप्शन ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के सफेद, काले और ग्रे एरिया को उभारते हैं। आप इसमें अमाउंट को अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज कर दीजिए, और डिस्प्ले एरिया में रिजल्ट आप देख सकते हैं। यहाँ नीचे लेफ्ट साइड में डिस्प्ले के लिए अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। क्योंकि दीवार बॉल की तरह गोल नहीं होती, इसलिए यहाँ पर स्फेयर की जगह हम क्यूब को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम डिस्प्ले में प्रीव्यू प्रॉपर वॉल की तरह देख पा रहे हैं। जब आप नॉर्मल मैप से संतुष्ट हो जाएं तो इसे ओके कर दीजिए, और इस प्रकार आपका नॉर्मल मैप तैयार हो जाएगा। फिर आप इसे उस फॉर्मेट में सेव कर दीजिए जो आपको चाहिए। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर की, जिसके द्वारा हमने दीवार में ईंटों को बाहर की ओर उभारा था। डिस्प्लेसमेंट भी सफेद और काले रंग के आधार पर काम करता है। काला रंग ऑब्जेक्ट को एक्चुअल सरफेस को दर्शाता है, सफेद रंग ऑब्जेक्ट के बाहर की ओर उभारता है, जितना हमने अमाउंट भरा हो। और जो ग्रे एरिया होता है वो इन दोनों के बीच का उभरा हुआ एरिया दर्शाता है। यदि हम कोई ग्रेडियंट से डिस्प्लेसमेंट में इंपोर्ट करते हैं जो काले रंग से सफेद रंग की ओर जा रहा हो, तो ऐसे एरिया को वो स्लोप में दिखाएगा। अपनी इस इमेज में ईंट के किनारों को थोड़ा सा राउंड करने के लिए मैंने जब इमेज का सिलेक्शन बनाया था तो 3 पिक्सल का फेदर दे दिया था, जिसके कारण काले और सफेद रंग के बीच में 3 पिक्सल का ग्रे एरिया बन गया। इस ग्रे एरिया के कारण ब्रिक के जो किनारे थे वो एकदम साफ तरीके से ना उभरे, एकदम साफ तरीके से बाहर नहीं उभरे। उसके किनारे थोड़े से राउंड हो गए, जैसा कि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। याद रखो, आप देश की इकाई हो। यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।